18 सितंबर सन 2023 उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी जिसे मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्यों? नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कहानी। दोस्तों, अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले के आसपास के एक छोटे से गांव श्रीकोट की रहने वाली थी। श्रीकोट एक ऐसी जगह है जो पहाड़ी इलाका है। वहां से ऊपर से नीचे उतरना, आना जाना यानी कि यातायात काफी दुर्लभ है। जल्दी से वहां यातायात नहीं हो पाता। पहाड़ी इलाका है, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वहां के लोग बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही परेशानी से बाहर निकलते। अंकिता भंडारी ने 12वीं पास की थी। बहुत ही गरीब परिवार से थी। बहुत बड़े सपने थे उसके। वो अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। 1 साल का उसने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया था और जब उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था तो वो नौकरी की तलाश कर रही थी, क्योंकि अंकिता भंडारी के पिता एक मामूली सी चपरासी की नौकरी करते थे। कुछ समय तक उन्होंने वो नौकरी की, घर का गुजारा किया और उसके बाद किसी कारण उनकी ये नौकरी भी चली गई। अब घर का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया। अंकिता भंडारी बहुत परेशान हो गई घर के हालात देखकर। फिर उसका एक जम्मू का दोस्त था जिसका नाम पुष्प था। उसने अपने घर के हालात पुष्प से बताए और कहा कि कोई अच्छी सी नजदीक में यानी उत्तराखंड में कोई ऐसी नौकरी हो जिसे वो कर सके, जहां वो जा सके, तो जरा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसी नौकरी बताओ जो मैं उस नौकरी को ज्वाइन कर सकूं। पुष्प उसकी नौकरी के लिए हेल्प करता है। कुछ समय बाद पुष्प एक नौकरी ढूंढ लेता है वनंतरा रिजॉर्ट की। वनंतरा रिजॉर्ट बीजेपी के एक बड़े नेता विनोद आर्य का था। विनोद आर्य का एक बेटा था पुलकित आर्य। पुलकित आर्य ने ही वो रिजॉर्ट बनवाया था। 4-5 साल पहले उसने इस रिजॉर्ट को तैयार करवाया और फिर वहां पर कस्टमर लोग आने लगे, यात्री आने लगे, ठहरने लगे और फिर कुछ समय बाद उसे एक अच्छी खूबसूरत रिसेप्शन लेडीज की जरूरत पड़ी जो होटल का काम संभाल सके। इसीलिए उन्होंने ये ऐड दिया था, पुलकित आर्य। जब पुष्प की बात पुलकित से हो जाती है तो पुलकित कह देता है कि मैं 10,000 रुपए सैलरी के दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। पुष्प ये बात अंकिता को बताता है। अंकिता खुश हो जाती है। अंकिता कहती है कि ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं और मैं अपने फादर को लेकर उत्तराखंड चली जाऊंगी। ये रिजॉर्ट उत्तराखंड में एक हाईवे के नजदीक अंदर जंगलों में था। काफी सुनसान जगह पर रिजॉर्ट बना हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अंकिता अपने फादर महेंद्र भंडारी को लेकर रिजॉर्ट पहुंचती है और वो उसे वहां पर छोड़ आते हैं। अंकिता से पुलकित आर्य, वहां का मैनेजर सौरभ और दूसरा अंकित गुप्ता, ये तीनों ही होटल का काम संभालते थे। अंकिता से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें अंकिता का व्यवहार काफी अच्छा लगा और अंकिता को भी वे लोग बहुत पसंद आए। यूं ही करते हुए 1 महीना गुजर गया। जब 1 महीना गुजर गया तो अंकिता को कुछ ऐसा फील होने लगा कि जैसे उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इस नौकरी को करने के लिए कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया वहां आकर। खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ अंकिता सोच ही रही थी और वो इस 1 महीने में पुष्प से वहां की सारी बातें भी बताती रहती थी मैसेज के जरिए। कभी वो उसे फोन कॉल भी कर लेती थी, लेकिन इतनी गहराई से उसने पुष्प को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जब 1 महीना गुजर गया था तो अंकित ने और पुलकित आर्य ने अंकिता से कहा कि यहाँ पर कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हें अपना रूम खाली करना पड़ेगा। अंकिता इस बात को मानने से इनकार कर देती है। कहती है मैं भला अपना रूम खाली क्यों करूं। पुलकित आर्य कहता है कि करना तो पड़ेगा, 1-2 दिन की बात है, जब गेस्ट चले जाएंगे तो तुम वापस अपने रूम में चले जाना, इतने तुम मेरे रूम में ठहर जाओ, यानी मेरा रूम शेयर करो। अंकिता को ये बात अजीब लगती है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एक सीधी सादी अच्छे विचार वाली लड़की। खैर
अंकिता उनकी इस बात को मान लेती है और अपने रूम में से अपना सामान पुलकित आर्य के रूम में रख देती है। उसी रात अंकित और पुलकित अंकिता को कहते हैं कि अगर तुम अच्छे पैसा कमाने चाहती हो तो तुम गेस्ट का अच्छा ख्याल रखना और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना। इस बात को सुनकर अंकिता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है इसका क्या मतलब हुआ। अंकित कहता है कि इसका कोई मतलब बुरा नहीं है, बस हमने तो ये कहा है कि अगर तुम और 10,000 रुपए ज्यादा कमाना चाहती हो तो उनका ख्याल रखना जो गेस्ट आ रहे हैं, बस, और तो कोई बात नहीं। अंकिता कहती है मैं इतनी पागल और बेवकूफ नहीं हूँ कि 10,000 रुपयों के लिए अपना ईमान खराब करूंगी। तुम मुझे समझ ही नहीं पाए हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। इस बात पर उनकी काफी बहस होती है। अंकित को और पुलकित को अंकिता की बात और उसका गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आता और अंकिता की इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अंकिता के गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं। अंकिता को भी उनकी ये सारी बात सुनकर बुरा लगता है और वो उनसे कहती है कि मैं बस कुछ ही दिन यहाँ नौकरी करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर तुम मुझसे इस तरह की बात करोगे। खैर कुछ नहीं, लेकिन जब अंकिता उस रात पुलकित के रूम में ठहरती है तो पुलकित और अंकित वहां पर शराब पीते हैं और अचानक से पुलकित अंकिता का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ये बात नशे की धुन में अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसका हाथ झटक देता है और जो भी उसने नशे की हालत में अंकिता से बदतमीजी की थी, अंकिता उसका पूरा पूरा जवाब देती है और अंकिता रोकर कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब तो मुझे यहाँ बिल्कुल ही नहीं रहना है, मैं तुम्हारा रिजॉर्ट आज ही छोड़ दूँ। पुलकित और अंकित को ये बात अंकिता की और ज्यादा बुरी लगती है कि वो रिजॉर्ट छोड़कर जा रही है और उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि यहाँ से जाकर हमारे रिजॉर्ट की बुराई करे या हमारे बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बोल दे जिससे उनके रिजॉर्ट पर बुरा असर पड़े। खैर कोई बात नहीं, दूसरा दिन होता है, यानी कि 17 सितंबर की रात को अंकिता पुष्प को मैसेज के जरिए सब कुछ बताती है कि ये सब कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे इस रिजॉर्ट में नौकरी नहीं करनी है और मुझे अपने घर वापस जाना है। पुष्प मैसेज में उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम मुझे बताओ तो सही। लेकिन अंकिता मैसेज में ऐसा उसे कुछ भी नहीं बताती, बस वो उससे यही कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने जैसा सोचा था ये लोग वैसे है ही नहीं। 18 सितंबर की सुबह होती है और फिर उनकी किसी न किसी बात पर पुलकित की, अंकित की और सौरभ की, जो वहां का मैनेजर था, अंकिता से किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होते होते दोपहर हो जाती है, 3 से 4 बजे का समय हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अंकिता और पुलकित की जब ज्यादा ही बहस हो जाती है तब अंकिता स्टाफ के किचन वाले लोगों को फोन करती है और उन्हें बोलती है कि प्लीज मेरे रूम से मेरा सामान नीचे लेकर आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। वो लोग पूछते हैं अंकिता से कि मैम क्या हुआ आपको, आप बताइए ना, आप क्यों रो रही हो, आप बताइए ना। लास्ट बार उन लोगों ने अंकिता की ये आवाज सुनी थी जब वो रोते हुए उनसे अपना बैग, अपना सामान मंगा रही थी। यानी वो इतनी परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी पुलकित, सौरभ और अंकित की बातों से कि वो रिजॉर्ट के अंदर भी जाना नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि बाहर के बाहर ही उसका सामान उसे मिल जाए और वो वहां से अपने घर लौट जाए। इतनी ज्यादा बहस उन सबके बीच हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अंकिता फोन पर ये सब उन्हें बोल देती है और वो बोलते हैं ठीक है, हम गाड़ी भी निकालते हैं और आपका सामान भी लेकर आते हैं। पुलकित ये सब सुन लेता है। तभी पुलकित बड़ी चालाकी से अंकिता से कहता है कि तुम नाराज मत हो, गुस्से को अपना ठंडा करो और चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं जिससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए और बाबा जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अंकिता रोते रोते चुप हो जाती है। वो उनके साथ बाहर चली जाती है। उनके पास मतलब पुलकित आर्य के पास एक बाइक और एक स्कूटी होती है। तो ये 4 लोग होते हैं। चारों बाइक और स्कूटी पे बैठकर
ऋषिकेश की तरफ चले जाते हैं। वो वहां जाकर एम्स के पास कहीं रुकते हैं और तभी पुष्प का फोन आता है अंकिता को। पुष्प अंकिता से बात करता है तो अंकिता खुल के पुष्प को सब कुछ नहीं बता पाती है और वो कहती है कि मेरे पास अभी कुछ लोग हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। पुष्प कहता है ठीक है, जैसे ही तुम्हें टाइम मिले तो मुझे फौरन फोन करना। उसके बाद शाम हो जाती है, करीब कोई 7-8 बजे का टाइम होता है। वो लोग वापस आते हैं, लेकिन रिजॉर्ट के कुछ लोगों का कहना यह था, यानी वहां के स्टाफ के लोगों का कहना यह था कि जब वो वहां लौटे तो उनके साथ अंकिता नहीं थी। लेकिन पुलकित, आर्य, अंकित और सौरभ का कहना यह था कि वो चारों साथ गए थे और साथ में ही वो लौटे थे। अगले दिन सुबह जब पुलकित अंकित को फोन करता है तो वो कहता है कि क्या अंकिता सोकर उठ गई। अंकित कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अभी उसके रूम में गया ही नहीं हूँ। कहता कोई बात नहीं, तुम उसके रूम में जाओ और मेरा फोन वो उसी के पास है, उसने कल शाम मेरे से अपना मेरा फोन ले लिया था और उससे बोलना कि मुझे मेरा फोन वापस दे दे। अंकित कहता है ठीक है, जब मैं उसके रूम में जाऊंगा और वो उठ जाएगी तो मैं उसे बोल दूंगा। इसी तरह की बात होती है, लेकिन अंकिता वहां थी ही नहीं। ये सब एक झूठी कहानी थी जो पुलकित और अंकित बना रहे थे। फिर पुलकित रिजॉर्ट आ जाता है और वहां आकर स्टाफ के सामने कहता है कहाँ गई अंकिता। पता चलता है कि अंकिता वहां है ही नहीं। पुलकित कहता है आखिर गई कहाँ वो अंकिता। सब हैरान हो जाते हैं, अंकिता को ढूंढने लगते हैं। जब अंकिता वहां नहीं मिलती तो पुलकित बड़ी ही चालाकी से नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है और वो कहता है कि पता नहीं वो बिना कुछ कहे गायब हो गई है, हमें बताया भी नहीं उसने। अगर उसे नौकरी छोड़कर जाना था तो कम से कम कहकर तो जाती, पता नहीं कहाँ चली गई, हम उसे कब से ढूंढ रहे। पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है और फिर उसके बाद पुलकित अंकिता की परिवार वालों को फोन कर देता है, उसके माता पिता को बता देता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ से रिजॉर्ट छोड़कर चली गई है। वो कहते हैं कि यहाँ तो नहीं आई हमारी बेटी और वो इस तरह से नहीं कर सकती, अगर वो इस तरह से करती तो वो हमें जरूर बताती और हमारी अंकिता से अभी कोई भी बात नहीं हुई। महेंद्र भंडारी 20 सितंबर को उत्तराखंड आते हैं और वहां आकर पास के थाने में ही रिपोर्ट लिखवाते हैं, अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट। वो कहते हैं मेरी बेटी इस तरह लापता है, लेकिन वहां उनकी कोई बात सुनता ही नहीं। पुलिस उनको जरा सा भी वक्त नहीं देती, उनकी रिपोर्ट सुनने के लिए तो छोड़ो, उनकी बात सुनने के लिए भी उन्हें वक्त नहीं देती। उन्हें 4-5 घंटे वहां परेशान होते हुए लग जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं वहां दर्ज हो रहा था, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर में वो परेशान होकर डीएम के पास चले जाते हैं। कोई उन्हें सलाह देता है कि तुम डीएम के पास चले जाओ। वहां जाकर वो बातचीत करते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। डीएम पुलिस स्टेशन में बात करती है, तब जाकर महेंद्र भंडारी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। सारी बातचीत होती है, फिर पुलिस पूछताछ करती है तो पुलकित बताता है कि हम कल शाम घूमने गए थे, यानी 18 सितंबर की शाम की वो बात बताता है पुलिस को। और उसके बाद हम वापस लौट आए और 19 सितंबर को तब मैंने अंकिता को कॉल किया तो उसका फोन बंद था, उसने मुझसे बात ही नहीं की। फिर मैंने रिजॉर्ट में औरों से पूछा तो पता लगा कि उसने खाना भी नहीं खाया था और वो अपने रूम में सो गई थी और उसके बाद सुबह में कहाँ लापता हुई उन्हें किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ऐसी बनावटी कहानी वो अंकिता के पिता और पुलिस वालों को सुना देते हैं। पुलिस तो उनका यकीन कर लेती है क्योंकि वो एक बड़े नेता का बेटा था, लेकिन महेंद्र भंडारी पुलकित का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उन्हें पुलकित की बात सुनकर पक्का यकीन हो जाता है कि यह हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है, हमारी बेटी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती क्योंकि उसके अंदर इतना हौसला है, वो यूं इस तरह से रिजॉर्ट छोड़कर नहीं जाएगी। वो जरूर बात करेगी कि किस कारण वो रिजॉर्ट छोड़ रही है। काफी समय गुजर जाता है, पूरी जद्दोजहद हो जाती है। पुष्प लगातार अंकिता को फोन कर रहा होता है, लेकिन अंकिता से पुष्प की कोई बात नहीं होती। वो परेशान हो जाता है, थक हार कर वो पुलकित को फोन करता है। पुलकित भी उन्हें पुष्प को यही कहानी सुना देता है
कि ऐसे ऐसे अंकिता गायब हो गई है और उसका कोई पता नहीं है, यहाँ पर मैंने उसकी रिपोर्ट भी लिखवा दी है। पुष्प ये बात सुनकर फौरन उत्तराखंड लौट आता है और वहां आकर वो महेंद्र भंडारी जो अंकिता के पिता थे उनसे मिलता है और उन्हें और पुलिस को कुछ मैसेज जो अंकिता से चैटिंग हुई थी वो सब दिखाता है और वो बताता है कि अंकिता कुछ समय से परेशान थी, लेकिन वो मुझसे छुपा रही थी, उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन लास्ट बार जब उसने मैसेज पे मुझसे बात की तो उसने मुझे ये सब लिखकर बताया कि वो ये रिजॉर्ट छोड़ना चाहती है, उसे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब ये बात सुनती है, बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और न्यूज वाले भी वहां आ जाते हैं इस खबर को सुनकर, क्योंकि ये खबर कोई एक मामूली खबर नहीं थी, वरंतर रिजॉर्ट की खबर थी और जिसमें एक बीजेपी नेता का बेटा इस केस में आ रहा था। तो न्यूज वालों को तो मौका मिलना ही था, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर पुलकित आर्य ने अंकिता के साथ क्या किया, कहाँ लापता हो गई। पुलिस छानबीन करती है और पुष्प ने जो मैसेज 22-23 तारीख में आकर पुलिस को दिखाए और बताए थे, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अंकिता के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। पुलिस पुलकित को और उसके साथी जो कि रिजॉर्ट में रहते थे, मैनेजर सौरभ और अंकित को भी गिरफ्तार कर लेती है और अंकिता के बारे में कड़ी पूछताछ करती है और फिर सीसीटीवी कैमरे से वो कुछ फुटेज भी निकलवाती है। तो उसमें जब अंकिता उनके साथ 18 सितंबर को घूमने ऋषिकेश गई थी, तब तो वो चारों साथ में थे, लेकिन जब वो रात 9 बजे लौटे तब अंकिता उनके साथ नहीं थी, तब वो 3 ही लोग रिजॉर्ट वापस आए थे। तो इस बात को देखकर साफ साफ जाहिर हो जाता है कि अंकिता उनके साथ आ ही नहीं थी। पुलकित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोला था कि वो लोग रात को आ गए थे और अंकिता अपने रूम में चली गई थी और अंकिता ने पुलकित से उसका फोन भी मांग लिया था, जबकि आज के टाइम में कोई भी अपना मोबाइल फोन किसी को नहीं देता। और अगर किसी वजह से अंकिता ने पुलकित का फोन मांग भी लिया था, तो जब वो रिजॉर्ट वापस आए तो वहां पर तो लाइट थी, अंकिता अपना मोबाइल चार्ज कर सकती थी। और जबकि पुष्प का कहना था कि उसने लगातार अंकिता को काफी फोन किए, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही जाता रहा। अंकिता से उसकी रात में अगले दिन सुबह में भी कोई बात नहीं हुई, इसीलिए वो परेशान हुआ। जब उसने थक हार के पुलकित को फोन किया और पुलकित ने उसे बताया कि अंकिता गायब हो गई है, तो वो घबरा गया, इसीलिए वो वापस लौटकर उत्तराखंड आया जम्मू से। पुलिस साफ साफ जान गई थी कि अंकिता को गायब करने में पुलकित और उसके दोस्तों का ही हाथ है। कड़ी उनसे पूछताछ के बाद पुलकित और अंकित और सौरभ पुलिस को यह बता देते हैं कि हाँ, वो अंकिता को लेकर ऋषिकेश गए थे और वहां के पास की चीला नहर पर वो जाकर अंकिता से बातचीत कर रहे थे। किसी बात को लेकर अंकिता से उनका झगड़ा हुआ और अचानक ही उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता वहां पर डूब के मर गई और फिर वो लोग रिजॉर्ट वापस आ गए और उन्होंने फिर ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि अंकिता उनके साथ ही लौटी थी। पुलिस को ये सब कुछ साफ साफ पता चल गया था कि अंकिता को उन्होंने चिला नहर में धक्का दे ही दिया और अंकिता की लाश नहर में ही कहीं ना कहीं मिलेगी। 24 सितंबर को अंकिता की लाश मिल जाती है, पुलिस ढूंढ ही लेती है नहर में लाश। अंकिता की लाश एक चिला नहर में पावर हाउस है, वहां पर जाकर फंस गई थी, तो इस कारण वो लाश मिल जाती है, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम किया गया था चिला नहर का लाश को ढूंढने के लिए। तो वो अगर पानी कम नहीं होता और लाश कहीं फंसती नहीं तो बहकर पता नहीं कहाँ चली जाती, लेकिन पावर हाउस में वो लाश फंस गई थी किसी कारण और पानी कम होने की वजह से अंकिता की लाश चिला नहर के पावर हाउस में ही फंसी हुई मिली। जब अंकिता की लाश को चिला नहर से निकाला गया, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला कि अंकिता के साथ मार पिटाई की गई थी। उसके शरीर पर सिगरेट दागने के निशान थे, यहाँ तक कि उसके हाथों की उंगलियों को भी तोड़ा गया था और भी बहुत कुछ अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। पुलकित ने और सौरभ ने और अंकित ने
मिलकर अंकिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया था और फिर उसके बाद उसे चीला नहर में धक्का दे दिया। दोस्तों, ये उत्तराखंड की बेटी की ऐसी कहानी है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ। पुलकित आर्य एक बीजेपी नेता का बेटा था, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी, कोई सबूत ही नहीं निकाल रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे से फोटोज निकलती है और बलंतरा रिजॉर्ट से स्टाफ से बातचीत होती है तो पता लगता है कि अंकिता रो रही थी, वो रिजॉर्ट में काम ही नहीं करना चाहती थी और वह रिजॉर्ट को छोड़कर जा रही थी। और फिर कुछ चैटिंग, कुछ बातें मतलब पुष्प से पता चलती है तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पुलकित ने ही अंकिता को मारा है। दोस्तों, महेंद्र भंडारी, उसका बेटा और उसकी पत्नी जब पोस्टमार्टम बॉडी को देखते हैं, अंकिता की बॉडी को देखते हैं, तो चीख चीख के गुहार लगाते हैं इंसाफ की कि उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ। पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी की इस दर्दनाक केस की कहानी को देखकर दंग रह जाता है कि आखिर अंकिता के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो सिर्फ काम करने के लिए आई थी, अपनी नौकरी से आगे बढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और उसकी कोई उम्र भी नहीं थी। 19 वर्षीय अंकिता सिर्फ 10,000 रुपयों के लिए बिकना नहीं चाहती थी। उसने अपनी इज्जत को सलामत रखना था, इसलिए वो रिजॉर्ट छोड़कर जाना चाहती थी। लेकिन पुलकित ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने रिजॉर्ट की इज्जत बचाने के लिए अंकिता को मार डाला। बेवजह उसे हानि पहुंचाई, उसे मारा पीटा और चिला नहर में धक्का दे दिया। अगर पुष्प या रिजॉर्ट के कुछ लोग इस बात का खुलासा नहीं करते तो पुलकित आर्य शायद कभी पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने रिजॉर्ट को तोड़ डाला, उस पर बिल्डोजर चला डाला बेवजह, ताकि पुलकित आर्य की कोई भी करतूत सामने ना आ पाए। इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलकित के पिता अपने बेटे को बचाना चाह रहे थे, उसकी करतूतों पे पर्दा डालना चाह रहे थे। लेकिन पुलकित को सजा हुई और उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, उसे जेल भेज दिया गया, उसके साथियों को भी जेल भेज दिया गया। अभी तक ये केस चल रहा है और अंकिता की सुनवाई हो रही है। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आप सभी लड़कियों से ये गुजारिश है कि आप कहीं पर भी जाएं, अपनी सिक्योरिटी रखें। अंकिता एक ऐसी लड़की थी जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए बिकी नहीं थी। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, आखिरकार अपनी जान दे दी। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अंकिता भंडारी की ये कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।